भारतीय इतिहास में एक साल ऐसा है जिसने कह सकते हैं सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 1857। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक सशस्त्र बगावत हुई। एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 1857 में ऐसा हुआ क्या था? वो कौन सी घटना थी जिसने भारत के भविष्य की पूरी दिशा ही मोड़ दी? चलिए आज साथ मिलकर इसी ऐतिहासिक विद्रोह की एक एक परत को खोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले विद्रोह के कारण क्या थे, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके मुख्य केंद्र और नेता कौन थे, ये असफल क्यों हुआ और आखिर में इसने हमारे इतिहास पर क्या असर छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। 1857 का विद्रोह कोई अचानक एक दिन में हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये तो सालों से, दशकों से जो गुस्सा और शिकायतें जमा हो रही थी ना, उसका नतीजा था। समझिए कि एक बारूद का ढेर था जो बस तैयार हो चुका। अब ये जो असंतोष था, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली थी राजनीतिक नीतियां, फिर आर्थिक मुश्किलें, सामाजिक और धार्मिक डर, और आखिर में फौज के अंदर की शिकायतें। राजनीतिक वजहों में सबसे बड़ी वजह थी लॉर्ड डलहौजी की विले की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अब ये ठीक क्या, सीधी सी बात थी। अगर किसी भारतीय राजा का कोई बेटा नहीं होता तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता था। इसी नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर ऐसे कई बड़े राज्य हड़प लिए गए। जाहिर है, इससे भारतीय शासकों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर बात आती है आर्थिक और सामाजिक कारणों की। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के छोटे छोटे उद्योगों को लगभग खत्म ही कर दिया था। किसानों पर इतने भारी टैक्स थे कि उनकी कमर टूट गई थी। और तो और सती प्रथा को बंद करने जैसे जो सुधार थे, उन्हें कई लोगों ने अपनी परंपराओं में सीधा दखल समझा। एक डर ये भी फैल गया था कि अंग्रेज सबको जबरदस्ती ईसाई बना देंगे। और फौज के अंदर, वहां तो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव आम बात थी। कम तनख्वाह, कोई प्रमोशन नहीं। तो जैसा मैंने कहा, बारूद का ढेर तो तैयार था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। इसके जो कारतूस थे, उनके बारे में एक अफवाह आग की तरह फैल गई। अफवाह ये थी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इसने दोनों ही धर्मों के सैनिकों की आस्था पर सीधा हमला कर दिया। बस इसी एक चिंगारी ने उस सुलगते हुए बारूद के ढेर में आग लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि विद्रोह की ये आग कैसे भड़की और कहां-कहां तक फैली। कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 से। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने एक अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया। ये पहली चिंगारी थी। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अफसरों को मारा, जेलें तोड़ी और सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और देखिए कितनी तेजी से सब हुआ। अगले ही दिन 11-12 मई तक उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट ऐलान कर दिया। दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, ये विद्रोह की आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। तो अब सवाल ये है कि इस लड़ाई के मुख्य किरदार कौन थे, कौन से बड़े केंद्र थे और कौन इन्हें लीड कर रहा था। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह का कोई एक अकेला सेंट्रल लीडर नहीं था, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता इसकी कमान संभाले हुए थे। जैसे दिल्ली में नाम के लिए बहादुर शाह जफर थे, तो कानपुर में असली कमान नाना साहब के हाथ में थी। झांसी में जाहिर है रानी लक्ष्मीबाई थीं। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह जैसे नेता इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। इतने सारे बड़े और शक्तिशाली नेता, इतना जोश, इसके बावजूद आखिर में अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये क्रांति आखिर फेल क्यों हुई। इसकी कई बड़ी वजहें थीं। पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला, खासकर दक्षिण और पश्चिम भारत इससे लगभग अछूता रहा। दूसरा, विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार और सामान की बहुत कमी थी। तीसरा, जैसा हमने देखा, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो सबको एक दिशा दे सके। और शायद सबसे बड़ी बात, कई भारतीय रजवाड़ों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया।
इन सब के सामने अंग्रेजों की फौज कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ताकतवर थी। लेकिन भले ही ये विद्रोह असफल रहा हो, इसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था? देखिए, 1857 से पहले भारत पर एक ट्रेडिंग कंपनी राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस विद्रोह के बाद कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी और उनकी सरकार के हाथ में आ गया। और इस बड़े बदलाव को कानूनी शक्ल दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए। तो संक्षेप में, कंपनी राज खत्म और ब्रिटिश राज शुरू। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, इस विद्रोह की विरासत क्या है। देखिए, भले ही ये क्रांति अपने फौरी मकसद में कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा और दूर तक गया। और यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी, सबसे अहम विरासत है। भले ही ये हार गए, लेकिन 1857 के इसी विद्रोह ने भविष्य के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव डाल दी। सोचिए, ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों के लोग एक साथ मिलकर एक विदेशी ताकत के खिलाफ खड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर इसके असर को हम कैसे देख सकते हैं? पहली बात, ये आज़ादी के लिए पहला बड़ा सामूहिक संघर्ष था। दूसरी बात, इसने लोगों के बीच एक राष्ट्रीय भावना, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना पैदा की। और तीसरी, इसने आने वाली कई पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। तो चलिए, आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं कि एक असफल क्रांति आखिर भविष्य को कैसे बदल सकती है। 1857 की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी हार भी आने वाली जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है।